Also press this bell icon. तो आज हम बात करेंगे उस जियोपॉलिटिकल गेम ऑफ थ्रोन्स की जो अगस्त 15 के बाद हुआ। अगस्त 15 को तालिबान टुक ओवर अफगानिस्तान। अभी जो बात अगस्त 15 को हो चुकी है उसकी बात मैं आज क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जियोपॉलिटिक्स इज लाइक डोमिनोज। उसका इफेक्ट बहुत टाइम बाद हमें मालूम पड़ता है और जितना टाइम बीतता जाता है उतनी पूरी पिक्चर क्लियर होती है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू इट। तो अभी हुआ क्या? अमेरिका में 9/11 अटैक्स हुआ। अमेरिका ओसामा को ढूंढने के लिए अफगानिस्तान में घुसा, 20 साल टाइम पास किया और बाहर निकल गया। अब उस समय के प्रेसिडेंट के वर्ड्स के हिसाब से दिस वॉज अमेरिकाज वॉर ऑन टेरर एंड अमेरिका अप्रोच दिस इन अ वेरी कोल्ड वॉर स्टाइल। नाउ व्हाट इज दिस कोल्ड वॉर स्टाइल? कोल्ड वॉर में दो पार्टीज थी, अमेरिका और रशिया। अब कोल्ड वॉर जो था वो मेजरली लैंड की लड़ाई नहीं थी, वो इन्फ्लुएंस की लड़ाई थी, आइडियोलॉजीज की लड़ाई थी कि कौन सी आइडियोलॉजी बेटर है, कम्युनिज्म या कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म या डेमोक्रेसी। तो जब अमेरिका अफगानिस्तान में घुसा तो सिर्फ ओसामा को ढूंढने के लिए नहीं घुसा, वो अपनी आइडियोलॉजी और डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने के लिए भी घुसा और उसने वो किया भी। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको ये बात कि नॉट एवरी कल्चर, नॉट एवरी कंट्री इज करेक्ट फॉर डेमोक्रेसी। बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं, बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं चल सकती और उन पे डेमोक्रेसी नहीं थोपना चाहिए। अफगानिस्तान वॉज वन सच कंट्री। वहाँ पे खुद जो अब पोल्स हुए थे दैट इंडिकेटेड दैट मोर देन 99% ऑफ द पीपल वांटेड शरिया लॉ देयर। अब वो लॉ सही है गलत है तुम्हारे मेरे हिसाब से, दैट्स डिबेटेबल, बट वॉट मैटर्स एंड द मीनिंग ऑफ फ्रीडम इज वॉट द पीपल वॉन्ट। और ऐसे पहले भी एग्जाम्पल हुए, जैसे लीबिया हो गया, सीरिया हो गया, जहाँ पे अमेरिका डेमोक्रेसी फैलाने के लिए घुसा था, ये बोल के घुसा था कि हम तुम्हें बेहतर बनाएंगे, लेकिन आज वहाँ की हालत पहले से बदतर है। और दुनिया के सारे ऑपरेसर्स यही बोल के तो घुसते हैं कि हम तुमको और बेहतर बनाएंगे। इंग्लैंड भी तो इंडिया वही सोच के तो घुसा था। तो ये सोच के अमेरिका घुसा और इंडिया ने भी बहुत मदद किया, पार्लियामेंट बनाया, डैम बनाया। एक्चुअली जो नाटो कंट्रीज है, अमेरिका के एलाइज है, उन्होंने जो अफगानिस्तान में काम किया, इंडिया ने भी उसमें बहुत हेल्प किया। लेकिन अब हुआ क्या? अमेरिका को मालूम पड़ा कि अफगानिस्तान में उसका काम है नहीं। अफगानिस्तान में पहले काम क्या था? वो ये था क्योंकि एशिया में रशियन इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था कोल्ड वॉर के टाइम पे। सो कोल्ड वॉर के बाद अफगानिस्तान वॉज अ वे फॉर अमेरिका टू हैव अ गुड कंट्रोल इन सेंट्रल एशिया एंड इट डिड दैट। लेकिन अब अमेरिका ये समझने लगा था कि जो खेलने का फील्ड है, जो गेम है, वो बदल रहा है। जियोपॉलिटिकल पावर हैज शिफ्टेड फ्रॉम रशिया टू चाइना। और अब लड़ाई पहले जैसे आइडियोलॉजी की नहीं है, ना ही ज़मीन की है। अब जो कोल्ड वॉर है वो इकोनॉमी की है, पैसे की है, बिजनेस की है। तो अमेरिका अफगानिस्तान में 20 साल रहा, मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए और कहीं ना कहीं ट्रम्प प्रेसिडेंसी के टाइम पे उसे ये बात समझ में आई कि ये पैसे से उसे कुछ फ़ायदा हो रहा नहीं है, जियोपॉलिटिकल फ़ायदा नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी ओर चाइना अलग गेम खेल रहा था। वो अपने पैसे अलग अलग कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर रहा था और उन्हें डेब्ट ट्रैप में फंसा रहा था। फॉर एग्जांपल, कोई कंट्री को लोन देगा और जब वो कंट्री लोन रिपे नहीं कर पाएगी, वो कंट्री को कब्जा कर लेता था या वो पोर्ट को, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को कब्जा कर लेता था। तो अमेरिका समझ गया था कि अब लड़ाई, जैसे मैंने कहा, लैंड की नहीं है, इकोनॉमी की है। और जब लड़ाई इकोनॉमी की है तो वो इट कांट एफर्ट टू वेस्ट दिस अमाउंट ऑफ मनी ऑन अ प्लेस जहाँ पे उसका रिटर्न भी नहीं आ रहा। अफगानिस्तान में जहाँ पे रिटर्न भी नहीं आ रहा, वहाँ पे इतना पैसा खर्च करके फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इट इज़ ऑफ नो यूज़ इन काउंटरिंग चाइना। तो वो निकल गया। अब यहाँ पे आता है हमारा पहला कन्फ्यूजन। आप सब ने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि अमेरिका ने इतने सारे डॉलर्स छोड़ के चले गए, इतने सारे एम्यूनिशंस छोड़ के चले गए। और बहुत लोगों ने इसे मिलिट्री ब्लंडर बोला है, पॉलिटिकल ब्लंडर बोला है। बट बहुत ऐसे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी हैं जो ये कहते हैं कि अमेरिका इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो ऐसे करेगा। अब आप समझिए कि अगर अमेरिका निकल जाता तो अफगानिस्तान में एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाता, और अगर तालिबान टेक ओवर कर भी लेता तो इट वुड एक्ट एज अ सैटेलाइट नेशन या डमी नेशन फॉर पाकिस्तान एंड चाइना। और अमेरिका ये नहीं चाहता था। अगर अफगानिस्तान में एक वीक तालिबान आती तो वो पाकिस्तान के इशारों में चलती। एंड एट दिस पॉइंट अमेरिका डजंट वांट एनी अदर इन्फ्लुएंस और एनी अदर कंट्री टू बी स्ट्रॉन्ग इन अफगानिस्तान। तो शायद इसलिए उसने इनफ असला बारूद और पैसा छोड़ के गया कि हम तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं, बट ये पैसा और हथियार रख लो,
ताकि यू बी इनफ स्ट्रॉन्ग, दैट तालिबान बी इनफ स्ट्रॉन्ग टू रेसिस्ट द इन्फ्लुएंस फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान। और हुआ भी यही। जैसे तालिबान टेक ओवर हुआ, मुझे भी वो टाइम पे लगा था कि दिस इज़ अ बिग जियो पोलिटिकल लॉस फॉर इंडिया। इंडिया का जो पावर पोजिशन है सेंट्रल एशिया में वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, जियो पॉलिटिक्स में बहुत टाइम बाद हमें मालूम पड़ता है कि एक्चुअल पिक्चर क्या है, और आज वो पिक्चर बदल गया है। क्योंकि वो टाइम पे मुझे लगा था कि जैसे अमेरिका आने से पहले अफगानिस्तान वॉज अ सैटेलाइट नेशन फॉर पाकिस्तान। इंडिया में जो अटैक होते थे वो अफगानिस्तान के थ्रू ही होते थे। जो इंडिया में प्लेन हाईजैक होते थे वो तालिबान ही करता था पाकिस्तान के बिहाफ में। तो मुझे लगा अब भी वही होगा, वही कंटिन्यू होगा, लेकिन हुआ नहीं। नाउ जैसे बोल रहे हैं तालिबान 2.0, तो व्हाट इज दिस तालिबान 2.0? दे वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ रेलेवेंट कंट्री, दे वांट फंडिंग, एंड दिस क्रिएटेड दैट फ्रिक्शन बिटवीन तालिबान एंड पाकिस्तान। क्योंकि पहले पाकिस्तान को लगा था कि अब दुनिया को अगर अफगानिस्तान के साथ डील करना है तो थ्रू पाकिस्तान करना पड़ेगा, बट दैट चेंज्ड। तालिबान खुद जाके लोग से बात करने लगा, स्पेशली इंडिया से। अभी इंडिया और अफगानिस्तान का बहुत अच्छा नाता है, बहुत पेक्यूलर नाता है। कल्चरली इंडिया एंड अफगानिस्तान पीपल ओवर द लास्ट 10 years हैव बिकम क्लोजर बिकॉज ऑफ वॉट इंडिया हैज़ डन टू अफगानिस्तान। तो वहाँ का जो कल्चरल बायस है, लोगों का जो बायस है वो इंडिया की तरफ है। और तालिबान का भी वो बायस है कि तालिबान चाहता है कि हम उन्हें फंडिंग करें। तो इसलिए बिना पाकिस्तान को मिडल मैन बनाए, इट वेंट आउट ऑफ द वे टू नेगोशिएट विद इंडिया। और इंडिया ने भी बैकडोर चैनल से, बैकडोर डिप्लोमेसी से तालिबान से बात की। नाउ दिस इज अ मूव विच शुड नॉट बी क्रिटिसाइज्ड। बहुत सारे लोग इंटरनेट पे बोल रहे थे अरे इंडिया को तालिबान से बात नहीं करनी चाहिए थी, वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, जियो पॉलिटिक्स में कोई रूल नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ हमें अपना फ़ायदा देखना चाहिए। और इंडिया डिड अ राइट मूव टू एक्चुअली टॉक टू अफगानिस्तान। सो नाउ यूएस पुल्ड आउट, एंड अगर आप देखोगे इवेंट्स, द 2 countries जिसने तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया आर रशिया एंड चाइना। सी द जियोपॉलिटिकल गेम हियर। अमेरिका गोes and who comes in? The 2 biggest enemies of America itself, रशिया एंड चाइना। अब अमेरिका ये सोच के बाहर निकला था कहीं ना कहीं, और ये एक्स रॉ चीफ की बात है। एक्स रॉ चीफ ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि अमेरिका ये सोच के निकला था कहीं ना कहीं कि अब चाइना घुसेगा अफगानिस्तान, रशिया घुसेगा अफगानिस्तान, बट वो होगा नहीं। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये इकोनॉमी की लड़ाई है। चाइना को इंटरेस्ट क्या है अफगानिस्तान में? चाइना को इंटरेस्ट है कि चाइना का जो एक रोड है, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो पूरी दुनिया को एक रोड से जोड़ना चाहता है ताकि व्यापार और आसान हो। याद है मैंने कहा था इकोनॉमी की लड़ाई है ये। पूरी दुनिया व्यापार से, पूरी दुनिया एक रोड से कनेक्ट हो जिससे ट्रेड और बिजनेस और अच्छे से हो पाए। और इसी रूट का मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट अफगानिस्तान से भी गुजरता है। सो अ फ्रेंडली गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, फॉर एग्जाम्पल तालिबान इन अफगानिस्तान, वुड बी बेनिफिशियल फॉर चाइना। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे की जो, जैसे मैंने कहा पहले ज़मीन की लड़ाई होती थी, फिर आइडियोलॉजी की लड़ाई हुई, अभी इकोनॉमी की लड़ाई है। तो इकोनॉमी में अब सबसे ज़्यादा पैसा किधर है? टेक्नोलॉजी में। इसलिए आप देखो कि 5G रेस चल रहा है हर कंट्री के बीच में। कौन 5G पहले बनाएगा उसका रेस चल रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी गिव्स यू पावर एंड ऑल्सो गिव्स यू लॉट ऑफ मनी। एंड अफगानिस्तान, अब आप सोचोगे कि अफगानिस्तान और टेक्नोलॉजी का क्या ही संबंध है? संबंध है। अफगानिस्तान इज़ अ मिनरल रिच कंट्री, और हम जिस फ्यूचर की बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक कार्स की बात कर रहे हैं, हम कोल फ्री एनर्जी की बात कर रहे हैं। और अफगानिस्तान में जो मिनरल्स है, फॉर एग्जाम्पल जो लिथियम मिलता है वहाँ पे, वो इलेक्ट्रिक बैटरीज बनाने के काम आता है। तो अगर आगे जाके इलेक्ट्रिक कार का या कोई भी ऐसे इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल का मार्केट बनता है, तो बाकी सारे मार्केट की तरह उसका बैटरी का भी रॉ मटेरियल, लिथियम बैटरी का भी रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? अगर अफगानिस्तान चाइना के कंट्रोल में है तो चाइना से ही आएगा। जैसे चाइना अभी मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल करता है, अफगानिस्तान के थ्रू आगे भी फ्यूचर में मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल करेगा। सो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, जितना मैंने पढ़ा है। चाइना का दीज आर द इंटरेस्ट ऑफ चाइना इन दिस सिचुएशन। तो जैसे मैंने कहा, अगर आप वेट करोगे आपको और चीज़ें समझ में आती है। तो अमेरिका ने क्या किया? जैसे अमेरिका बाहर आया, अमेरिका ने अपना पॉलिसी शिफ्ट किया। अमेरिका शिफ्टेड इज अटेंशन वेरी फास्टली, वेरी स्विफ्टली टुवर्ड्स चाइना। अब कैसे? जैसे अफगानिस्तान पूरा हुआ, पूरी मीडिया जो बाइडन पे भड़क गई थी, भड़कनी भी चाहिए। अमेरिका घुसता है और फिर काम खराब करके निकल जाता है। लेकिन हुआ क्या उसके बाद? फॉर द फर्स्ट टाइम क्वाड,
QUAD, which means it's a group of 4 countries, which is Japan, Australia, America and India. ये 4 कंट्रीज़ के लीडर्स ऑफ द स्टेट, मतलब हाईएस्ट लीडर्स ऑफ द स्टेट साथ में मिले और मिले, अमेरिका में मिले, जिसमें मोदी जी भी गए थे। और वहाँ जाके उन्होंने फर्स्ट टाइम कहा कि वी आर द क्वाड। इससे पहले क्वाड एक्सिस्ट करता था, लेकिन वो सिर्फ एक नेवल फॉर्म में एक्सिस्ट करता था, नेवी के एक्सेस होते थे। लेकिन इस बार पहली बार डिप्लोमेटिक लेवल पे दुनिया के सामने बोला कि हम बना रहे। नाउ दीज 4 कंट्रीज समवे और द अदर हैव सम इश्यूज विद चाइना, फिर चाहे वो जापान हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो। सो ये सब कंट्रीज का साथ में आना शोज दैट अमेरिका वांट्स दीज कंट्रीज टुगेदर अगेंस्ट चाइना। और अब तुम बोलोगे कि ये सारे कंट्रीज़ का फ़ायदा क्या ना, दीज 4 कंट्रीज आर नेवल सुपर पावर्स। और जैसे मैंने कहा, अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज एन इकोनॉमिक वॉरफेयर, इकोनॉमी की लड़ाई है। और दुनिया का 80 से 90% ऑफ द इकोनॉमी जो है वो समुंदर से जाता है। सो इसलिए दीज 4 कंट्रीज, दीज 4 पावरफुल नेवीज हैव कम टुगेदर टू चोक ऑन चाइना। अब एक तो ये हुआ, अब इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ। अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने एक और ग्रुप बनाया जिसका नाम है ऑकस। अब ये ग्रुप बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंटरेस्टिंग है। तो इंडिया बहुत टाइम से अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है। तो जैसे मैंने कहा, अगेन इकोनॉमी की लड़ाई है, तो समुंदर पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो इंडिया को, चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया नीडेड सबमरीन्स। अब 2 टाइप के सबमरीन होते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में घुसूंगा नहीं। एक होता है डीजल, एक होता है न्यूक्लियर। डीजल सबमरीन को बार बार ऊपर आना पड़ता है, पानी में सरफेस होना पड़ता है बैटरी रिचार्ज करने के लिए। लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन ऑन द अदर साइड, वो कितने भी टाइम, 100 साल तक या कितने भी साल तक पानी के अंदर रह सकता है। तो इंडिया को न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाली सबमरीन बनानी थी, एक बनाया भी है, लेकिन थोड़ी एडवांस टाइप ऑफ, अगेन मैं डिटेल में नहीं जा रहा, ऊपर से बता रहा हूँ। इंडिया वांटेड एन एडवांस टाइप ऑफ सबमरीन जो सिर्फ अमेरिका और नाटो एलाइज बनाते हैं। अमेरिका न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के बारे में जो टेक्नोलॉजी है वो लोगों को बताता ही नहीं। तो इंडिया बहुत टाइम से मांग रहा है कि हमें दो टेक्नोलॉजी, और वो मना करता है। इंडिया ने हर बार नहीं, अमेरिका ने हमेशा इंडिया को मना किया है। लेकिन जो ऑकस बना है अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया में, इसका मेन ट्रीटी ये था कि अमेरिका और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को मदद करेंगे न्यूक्लियर सबमरीन बनाने में, वही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो इंडिया चाहता था। अब आप देख रहे हो क्या हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया का भी प्रॉब्लम है चाइना के साथ। तो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को टेक्नोलॉजी देगा वो सबमरीन बनाने के लिए जो चाइना को काउंटर कर सके। अब इसमें इंडिया का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि ये ग्रुप बनने से पहले फ्रांस ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन देने वाला था। लेकिन जैसे ही ऑस्ट्रेलिया को मालूम पड़ा कि फ्रांस से बेटर ऑप्शन तो अमेरिका है, तो उसने पलटी मार लिया और अमेरिका के पास चला गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, फ्रांस भड़क गया, और छोटा मोटा नहीं भड़का, बहुत बड़ा भड़का। उसने पहली बार अपने इतिहास में अपने सारे डिप्लोमेट्स को अपने अमेरिका के एम्बेसी से वापस बुलाया, और पब्लिकली उनके प्राइम मिनिस्टर ने, उनके स्पोक्स पर्सन ने, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने पब्लिकली जाके उनका डिस्प्लेजर बोला कि हम ऑस्ट्रेलिया से नाराज़ हैं। अब इसमें इंडिया को फ़ायदा क्या है? इंडिया और फ्रांस के जो रिलेशन है ये बहुत अच्छे हैं, और जो टेक्नोलॉजी हमें अमेरिका से नहीं मिल रही थी, याद रखना फ्रांस भी नेटो वाला ही है, यानी जो टेक्नोलॉजी, जो न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है, वही टेक्नोलॉजी फ्रांस के पास भी है। तो अभी फ्रांस को जो ऑर्डर मिलने वाला था ऑस्ट्रेलिया से, वो तो चला गया। तो और कौन सी एक कंट्री हो सकती है जिसके पास इतना पैसा है, इतना मिलिट्री माइट है और पॉलिटिकल विल है वो टेक्नोलॉजी लेने की? यू गेस्ड इट करेक्ट, दैट्स इंडिया। सो इस टेंशन के बीच में जो टेक्नोलॉजी इंडिया इतने टाइम से यूएस से मांग रहा था, वो एक्चुअली हमें फ्रांस के रूप में मिल सकता है। आई नो कन्फ्यूजिंग है ना, मतलब ये 5 कंट्रीज चाइना के खिलाफ लड़ रहे हैं और फिर ये 5 कंट्रीज का आपस में ही कुछ तो कुछ चल रहा है। आई अंडरस्टैंड, इट्स कन्फ्यूजिंग राइट, दैट्स जियोपॉलिटिक्स। आई होप आपको ये वीडियो देख के कुछ समझा, और इसमें मोस्टली मेरे कोई ओपिनियंस नहीं थे। मैंने जितने एक्सपर्ट्स के आर्टिकल्स पढ़े उसको कंपाइल करके आपके सामने रखा। आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू एंड जय हिंद।